क्या नाम है आपका? संजय सिंह। क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना हुआ, हम गए थे बामनगोड़ा चौक। हम्म, वहाँ पर ही हम लोग काम खोजने जाते हैं। तो वहाँ एक तो मुस्लिम लड़का है। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उसको हम जानते हैं, उसका घर द्वार भी देखे हैं। हम्म, तो वही मेरा ऊपर हमला किया, हम्म। चाकू चला दिया। किस जगह पे आपके ऊपर चाकू चलाया? किस जगह पर? बामनगोड़ा चौक में। हाँ, उसके बाद फिर क्या किया आपने? हम आए ये आज़ाद नगर थाना, वहाँ के रिपोर्ट लिखाएं। उसके बाद आज़ाद नगर थाना वाला हमको लेके आए यहाँ पर ही। बावनगोड़ा चौक से आप कैसे आए? गाड़ी से आए कि पैदल भागते पैदल हुए? भाग के आए। भागते हुए आए। वो लोग क्या आपका पीछा भी कर रहे थे? नहीं, पीछा तो नहीं किया। जो कितना चाकू मारा आपको? मारा 2-3 चाकू। चाकू मारा आपको। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तमुलिया। तमुलिया कहाँ पर? बर्मानंद हॉस्पिटल का सामने। ब्रह्मन। हाँ, बर्मानंद हॉस्पिटल उसके हम लोग का हुआ। तमुलिया और किनारे में रखा। आएंगे सर, क्या घटना हुई थी? 14 नंबर के पास ये लड़का लेबर लोग खड़े थे। जी। उसी समय एक लड़का आया, इसको साइड में बुलाया। ये जैसे बता रहा है कि हमको चाकू मार दिया है। ज़्यादा कोई बड़ी कितना चाकू मारा है सर? घटना- 2 मारा, हल्का हल्का दोनों जगह चोट है। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, अभी तक जांच चल रही है। सर नाम बताइएगा। नाम शगुफ्ता परवीन है। तो ये जमा सर जो काम को मतलब कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। जो नमाज़गाह बन गया, ऐसे तो घर में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो अलग से इंतज़ाम किया गया है औरतों के लिए बहुत ही बेहतर है। हाँ बताइएगा कि पूरा बताइए तो कि कौन सा जगह है और क्या बनने जा रहा है इस क्षेत्र में? पाली क्षेत्र खरसावां का क्षेत्र है और यहाँ मेरा नाम अनवरी बानो है। और हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वो औरतों के हुकूक पर बात करना चाहते हैं। अभी तालीम बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग का लाइन हो या फिर वो डॉक्टरी का लाइन हो, पर औरतों के लिए मतलब मुस्लिम औरतों को नमाज के लिए, तरावी के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं है। पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर नूरजमा सर का कि वो औरतों के लिए एक यहाँ पे एक मदरसा चला रहे हैं और वो एक मस्जिद भी मतलब बनाना चाहते हैं जिसमें औरतें जाकर तरावी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें वहाँ पे। क्योंकि नमाज हम लोगों पर फ़र्ज़ है। नमाज के साथ साथ हम लोगों को तरावी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि अलग रह कर हम तरावी नहीं पढ़ सकते घर पे, ताकि एक साथ सारी औरतें यहाँ पे आए तो वो लोग तरावी पढ़ें। और दीन इस्लाम की बहुत सारी बातें भी यहाँ पे बताई जाती है। नमाज़गाह बन रही है यहाँ, ईदगाह, ये क्या बोलते इबादत गाह भी बन रही है यहाँ पे। तो हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि नूरजमा सर जो है हमारे लिए मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ सर, पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद नूरजमा ख़ान हुआ। डॉक्टर नूरजमा ख़ान के नाम से लोग मुझे जानते हैं, याद करते हैं। जहन में आपको कैसे आया कि महिलाओं के लिए एक अलग से मस्जिद बनाया जाए और क्या है इसका पूरा? ऐसा हुआ कि बहुत ज़माने से ही मेरे दिमाग में बात खटकती थी कि औरतों को मस्जिदों में नहीं आने दिया जाता है नमाज के लिए, ऐसा क्यों है? तो हमने स्टडी करना शुरू किया। तो हदीस की एक बहुत मशहूर किताब है अबू दाऊद शरीफ, और एक बहुत मशहूर किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल।
उसमें हमने पढ़ा कि हमारे प्रोफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना शरीफ के एक कस्बे में एक मस्जिद थी जहाँ एक ख़ातून नमाज़ पढ़ाती थी, इमामत करती थी। वह अंसारिया ख़ातून थी, कुरान उनको बहुत अच्छा हिफ्ज़ था, याद था और बहुत अच्छी क़िरात उनकी थी, अच्छी आवाज़ थी। उम्मे वर्क़ा उनका नाम था, हज़रत उम्मे वर्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो नमाज़ पढ़ाती थी। रसूल करीम के ज़माने में भी नमाज़ पढ़ाती रहीं। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी उन्होंने नमाज़ पढ़ाया। जब वो इंतकाल कर गए, डेथ कर गए, तो उमर फ़ारूक के ज़माने में भी वो नमाज़ पढ़ाते रहे। फिर एक वक्त ऐसा है कि हज़रत उमर फ़ारूक वो इंतकाल कर गई। जब वो ख़ातून उम्मे वर्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इंतकाल कर गई, पर्दा कर गई, तो बाद में फिर उसमें मर्द इमाम रख दिया गया और वो सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर एक वक्त आया कि हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में जब बहुत दूर दूर तक इस्लाम फैल गया, ईरान, इराक़, शाम, मिस्र, हलब, दूर दूर तक, तो लोग दारुल खिलाफा यानी राजधानी कैपिटल मदीना शरीफ था, तो लोग 50 आदमी आ रहे हैं, 500 आदमी आ रहे हैं, 5000 आदमी आ रहे हैं, चलो खलीफा से मिलने। तो मदीना मस्जिद में जगह तंग हो गई। वहीं लोग आते थे बाहर से, तो वहीं रात को सोते थे और खाने पीने का इंतज़ाम होता था। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने रोक दिया कि भैया तुम लोग अपने घर में नमाज़ पढ़ लिया करो, इससे यहाँ का बाहर से सब डेलीगेशन आ रहा है, वफ़द आ रहा है, अब यहाँ पर जगह कम हो गई है, आपस में फितना फसाद होगा। तो उन्होंने रोक दिया, मना कर दिया। वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अब दिमाग में, हमारे मौलवियों के दिमाग में घुस गया है कि उमर फ़ारूक ने मना किया। अरे क्यों मना किया समझना चाहिए। अब को एडुकेशन का ज़माना है। आजकल लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही हैं, मेडिकल कर रही हैं, को एडुकेशन में वो नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन कर रही हैं, पीजी कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो अब माहौल बदल चुका है। अब लड़कियों को एजुकेशन कैसे होगा, वो नमाज कैसे पढ़ेंगी। को एडुकेशन करने की इजाज़त है, सिनेमा देखने की इजाज़त है, बाज़ार में मार्केटिंग करने की इजाज़त है, लेकिन मस्जिद में पाक साफ़ हो करके, नहा धो करके, अच्छा कपड़ा पहन करके और पर्दे के साथ आकर के नमाज़ पढ़ना मना है। तो ये मेरे बात में जहन में आया कि नहीं, एक मस्जिद एक नमाज़गाह, इबादतगाह बननी चाहिए। इबादतगाह, मस्जिद के माने होते सजदा गाह, अरबी में मस्जिद के माने होते सजदा करने की जगह, सजदा गाह, सजदा करने की जगह। तो सजदा आदमी करेगा, जहाँ इबादत करेगा, नमाज भी एक इबादत है, कुरान पढ़ना भी इबादत है, रोज़ा रखना भी इबादत है, दीन कुरान हदीस की बात सुनना सीखना भी इबादत है। तो हमने एक इबादतगाह बनाने का फ़ैसला किया कि भाई लड़कियों के लिए, और फिर हमने लड़कियों का मदरसा बनाया, मदरसा जामुद्दौला। हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी नमाज़ पढ़ने, तो नमाज भी पढ़ेंगी वहाँ, हदीस भी पढ़ेंगी, तालीम भी हासिल करेंगी, इज्तिमा भी होगा, तरबियत भी पाएंगे, ट्रेनिंग भी होगा, उनके इस्लामिक ट्रेनिंग भी होगी। तो इसलिए हमने बनाना शुरू किया। तो ये कुछ लोगों को खटका, कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, मुखालफत करते रहे लोग, बगैर मुखालफत के तो कोई काम होता नहीं। तो हमने ये फ़ैसला लिया और ये हम बनाना शुरू किए। इसका नाम हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से मंसूब किया है। ये इबादतगाह ज़हरा के नाम से होगी, जिसमें 5 वक्त नमाज भी हमारी मदरसे की बच्चियाँ पढ़ेंगी। अभी 35 बच्चियाँ हमारे हॉस्टल में हैं, वो नमाज़ पढ़ेंगी। 100 हमारा टारगेट है कि 100 से ज़्यादा हम लड़कियों को रखें। ये हॉस्टल भी हमने बना रखा है लड़कियों के लिए, अलग सेपरेट एकदम। तो इसमें कोई मर्द नहीं का अलाउ नहीं होगा। यहाँ औरतें ही, लड़कियाँ ही सारा इंतज़ाम देखेंगी, खाना बनाना, खिलाना पिलाना, नमाज, इबादतगाह, उनकी कुरान हदीस की तालीम, उनकी तरबियत, सब कुछ औरतों की ज़िम्मा होगी। तो ये हमने बनाना शुरू किया है और इबादतगाह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से इसको हमने मंसूब किया है। अभी बरसात है तो मिट्टी भराई है, ज़मीन बहुत अप एंड डाउन थी। यहाँ करीब 90 ट्रैक्टर से मिट्टी भरवाया हमने, और बरसात में सब मिट्टी बैठ जाए तो फिर हम अक्टूबर नवंबर तक इसकी छत की ढलाई का इंतज़ाम करेंगे। और वो इरादा है कि इसी साल हम इसको शुरू कर दें और हमारी बेटियां, हमारी बहनें इन साल आने वाले रमज़ान शरीफ में तरावी की नमाज भी यहाँ पढ़ें। कितने की लागत से बन रही है और कहाँ से फ़ंड जनरेट हो रहा है सर? देखिए, फ़ंड तो हम डोनेशन से लेते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब है उन्हीं से हम डोनेशन लेते हैं और वही लोग डोनेशन देते हैं। तो यह कि लागत का तो कोई इंतहा नहीं है, इसमें 1 करोड़ भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है।
तो अभी अब देखें यहाँ इसको पहले तो छत की ढलाई है, ज़मीन की ढलाई है, फिनिशिंग है, डेकोरेशन है। यहाँ पर हम वो हाउस बनाने जा रहे हैं मछली वगैरह का खूबसूरती के लिए। इधर में किचन बना रहे हैं बहुत बड़े 1000 स्क्वायर फुट पर। इसके नीचे में टॉयलेट बाथरूम वगैरह बहुत बड़ा बन रहा है। ऐसे तो पहले से देखिए टॉयलेट बाथरूम सब वहाँ बना हुआ है, किचन भी बना हुआ है, लेकिन ये स्पेशली हम बना रहे हैं कि ज़्यादा जब हमारे बच्चियाँ रहेंगी और इज्तिमा जब होगा, इज्तिमा में हमारी ख़वातीन आएंगी यहाँ, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। तो हम अपने दोस्त अहबाब से जो हमारे सिंपैथाइज़र है उन्हीं से हम कलेक्शन करते हैं, डोनेशन लेते हैं। सेपरेट नहीं है, मस्जिदें हैं तो ऐसे जैसे 3 मंजिला है, 3 तल्ला है, 4 तल्ला, उसमें एक फ्लोर जो है औरतों के लिए होता है। दूसरे तरफ से रास्ता होता है आने जाने का, वो आई और चली गई। वो 2-3 मंजिला जो है उसमें औरतें मर्द पढ़ते हैं। एक हॉल अलग से होता है औरतों का, उनका यहाँ भी है, जमशेदपुर में भी है, लेकिन सेपरेट बिल्कुल एकदम जिसमें सारा निज़ाम औरतों के हाथ हो, ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड में शायद पहली मस्जिद होगी, पहली इबादतगाह होगी, पहली इबादतगाह होगी जो सेपरेट औरतों की होगी और औरतों के हाथ में सारा मैनेजमेंट होगा। औरतों का मस्जिद बन रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या हदीस में है? कहना ये है कि भाई हम लोगों का, मैं 60 साल की उम्र में जा रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि औरतों की मस्जिद है, या इस्लाम में कहीं सुना कि भाई, अभी मैं खुद हज करके आ रहा हूँ 2023 में, ना खाने काबा में देखा कि औरतों की कोई मस्जिद है जहाँ इमाम औरतें हों, और ना मदीने में देखा और ना सुना है, अभी तक तो यही है। और कुरान और हदीस की रोशनी से भी ये सुन रहा हूँ कि औरतें नमाज पढ़ सकती हैं लेकिन इमाम बन नहीं सकती हैं, इसलिए कि आवाज़ तेज़ होगी, गूंजेगी, तो औरतों को धीमी आवाज़ में कहना है। ये तो एक नई मिसाल हो रही है, या तो फिर अपना बिजनेस पॉलिसी है, अपने आप को हीरो बनना है और कौम व मिल्लत को से मतलब नहीं है। इस्लामी कल्चर क्या है, हमारे नबी का क्या कौल है, वो सब से हट के ये अपने मफाद वाली बात है कि हम बना के औरतों के हीरो बन जाए। तो ये आप लीडर बन सकते हैं लेकिन कौम के रहबर नहीं बन सकते, नबी के आप सैदाई नहीं हो सकते, इसलिए कि वो काम हमें करना है जो हमारे नबी ने किया है। तो हम अपना एक बिजनेस बनाने के लिए एक अलग मस्जिद बनाना, औरतों को इमाम बनाना, ये तो अभी तक हमने 60 साल की उम्र में कहीं न सुना है न देखा है। और मैं खुद इस साल 2023 में हज करके आ रहा हूँ, अभी 15 तारीख को मैं जमशेदपुर पहुँचा हूँ। न हमने खाने काबा में देखा, न मदीने में देखा, न कहीं सुना है। हालांकि हजूर का कौल है 73 फ़िरका होगा एक जन्नती, तो उसी में एक फ़िरका है जो ये इस तरह से कर रहा है और इसमें खालिस अपना मफाद है। मस्जिद बन रहा है तो क्या कहना चाहते हैं? इस्लाम में है ये चीज़? इस सिलसिले में अभी 1-2 रोज़ पहले अखबार से और लोकल मीडिया से ये बात मालूम हुई कि शहर के नूरुज़्ज़मा साहब जो हैं वो औरतों की एक अलग मस्जिद बनाना चाह रहे हैं। तो उस सिलसिले में आज हम लोगों की यहाँ फैज़ुल के बड़े बड़े उलमा की बैठक हुई है। उस सिलसिले में हम लोग उनसे स्पष्टीकरण यानी वजाहत तलब करने के लिए उनको 1-2 दिन में बुलाने वाले हैं। पहले उनसे मामला समझ लें, उसके बाद फिर उस पर हम लोग तबसरा करेंगे। क्या इस्लाम में है इस चीज़? नहीं, सिर्फ औरतों की मस्जिद तो मेरे इल्म में ऐसा कहीं नहीं है कि इमाम भी औरत हो, नमाज भी औरतें जमात से पढ़ें। इसका कोई इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या नाम हुआ पूरा नाम? मेरा नाम सलाहुद्दीन निज़ामी है, फैज़ुल जमशेदपुर। ठीक है। मिनट रुकिएगा सर 1 मिनट रुकिएगा। धन्यवाद। आपको चेहरा दिखाओ नूर। 10 तारीख को हावड़ा
हटिया रांची एक्सप्रेस में 2 बैग चोरी होने की घटना रांची जीआरपी में दर्ज हुई, जिसमें यात्री नीतीश कुमार ने अपने संपत्ति, जिसका मूल्य करीब 2,25,000 रुपये था, उसकी चोरी की बात कही। वो घटना जब हमें पता चली अपने आरपीएफ के सूत्रों के द्वारा, तो हम लोगों ने उस ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया और अपने स्तर से जितनी जानकारियाँ संबंधित चोरी के बारे में हो सकती थी हम इंतज़ाम कर रहे थे। इसी बीच में 16 तारीख को टाटानगर स्टेशन के पेड वेटिंग हॉल में, जहां प्राइवेट पैसे देकर लोग आराम करते हैं, वहां से एक मोबाइल चोरी की घटना मिली। और जब दोनों सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहले से 10 तारीख की चोरी की सीसीटीवी फुटेज थी और 16 तारीख की जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो एक ही व्यक्ति उसमें दिखाई दिया। और चूंकि हम लोग पहले से उस केस में काम कर रही थी, जीआरपी और आरपीएफ की टीम, और उससे संबंधित जितनी जानकारी थी उस सस्पेक्ट की हमने की हुई थी, तो जिस दिन चोरी की रिपोर्ट 16 तारीख को ही रांची से भी वो केस ट्रांसफ़र होकर जीआरपी में रजिस्टर्ड हुआ और 16 तारीख को ही ये जो वेटिंग हॉल में चोरी हुई उसकी भी एफआईआर दर्ज हुई। और 16 तारीख को ही हमारी पार्टी आरपीएफ और जीआरपी की दोनों टीम उस टेक सेल की मदद से, जीआरपी की जो टेक सेल है उसमें उसका मोबाइल का लोकेशन के आधार पर यहाँ से पुरुलिया के लिए पहले निकले और फिर वहाँ से उसका लोकेशन पिंजरा जोड़ा के पास दिखाया, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और नूर मोहम्मद अंसारी उसका नाम है। तो सबसे पहले नूर मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 16 तारीख को जो मोबाइल चोरी हुई थी वो रिकवरी हुई और जो 10 तारीख को बैग जो चोरी हुआ था वो बैग उसके पास से मिला। और बाकी सामानों के बारे में पूछने जाने पर उसने कहा कि एक अश्विनी कुमार दास नाम का है, जो कि चंदन कियारी में उसके दुकान है, उसके पास उसने एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल बेचा है। तो उसके बाद उसके लीडिंग पर टीम गई वहाँ पर और अश्विनी कुमार दास के पास से एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल रिकवर किया गया। और एक एप्पल का भी लैपटॉप चोरी हुआ था नीतीश कुमार जी का। उसके बारे में पूछने पर उसने अपने भगने इरफान अंसारी है, जो कि वो भी रामगढ़िया का रहने वाला है, बनगढ़िया का, वो भी डिस्ट्रिक्ट बोकारो में आता है, उसके पास लीडिंग करके लेके गया और वहाँ से वो लैपटॉप रिकवरी हुआ। तीनों को अरेस्ट किया गया है और तीनों को अगेंस्ट में चोरी के प्रकरण में केस दर्ज किया गया है। 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल है, वो तो हमारा 2 केस से संबंधित है। बाकी जो मोबाइल रिकवरी हुई है वो भी उसने अलग अलग जगहों से चोरी की है और वो इंटर स्टेट चोर आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने हावड़ा में भी चोरी की है और हो सकता है कि वो धनबाद, रांची, आसनसोल चारों तरफ घूम घूम के चोरी करता है और सामानों को जहां मिलता है वहां पर बेचता है। तो इसमें जीआरपी के टेक्सेल की मदद से और बाकी आरपीएफ और दोनों के समन्वय, बेहतर समन्वय के कारण एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा जा सका है और करीब 3,25,000 रुपये की संपत्ति की रिकवरी हुई है। सर 3 के अलावा और भी इसमें कोई शामिल? ठीक है। दांत देखा ना, दांत लगा, मोसारी टांगा है, मोसारी। ठीक है, चलिए दीजिए ना भैया, थोड़ा हाथ लगा दिए, हाथ थोड़ा सा पकड़ लीजिए। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। ये जो सोना बनाने वाले कारीगर गंडा समाज लोग, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है।
क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण महतो। क्या हुआ था आज? पापा को रात में साथ में कटा था घर में। सिर्फ पापा को और भी किसी को? पापा को और मम्मी को। उसके बाद कितने बजे घटना है ये? 12 साढ़े 12 बजे करीब रात को। फिर कितना बजे आप यहाँ पे लेकर के? 1:30 बजे। क्या हुआ यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद एडमिट किए। एडमिट करने के बाद यहाँ कुछ दवाई था, कुछ दवाई हमको बाहर से लाना पड़ा। रात में मेडिकल खुला नहीं था। दवाई लाते लाते मेरा पापा मतलब काफ़ी देर हो चुका था। तो वो क्या दवाई था, क्या मेडिसिन था? मेडिसिन का नाम तो मालूम नहीं है। ये वाला सब कुछ लिख के दिया है जो मेरे पास 2 है, और फिलहाल 20-40 डोज लाने बोला था, वो सब हम ला के डॉक्टर को दे दिए हैं। सांप का यहाँ पे इंजेक्शन था पहले से? वो तो सर मालूम नहीं था, मतलब कुछ इंजेक्शन यहाँ पर दिया, कुछ हमको बाहर से लाने बोला। कितने बजे आपका पापा का देहांत हो गया था? देहांत तो अभी कितना 10 बज रहा ना, करीब वही 9:55 या 9 बजे के आसपास में। मम्मी की क्या स्थिति है आपकी? मम्मी की स्थिति तो अभी मतलब वो किसी को पहचान नहीं सकते, पागल टाइप का है। क्या है पापा का नाम क्या है? विरंची महतो। माँ का नाम? अंजना महतो। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? पार्वतीपुर। पार्वतीपुर कहाँ पे? पार्वतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, आदितपुर थाना रांची। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण महतो। अब ये बताइए, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, देखिए टाटा स्टील इस शहर को बसाने वाला व्यक्तित्व था जे.एन. टाटा और उनके जो वंशज थे, और उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से शहर को बसाया, मास्टर प्लान सिटी बनाया, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई और बहुत सारी नागरिक सुविधाएं दी। जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने इतना तक कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटीज़ को डेवलप करने के लिए तरह तरह के मंदिरों का निर्माण और तरह तरह संस्थाओं के लिए जगह देने का भी कार्य करना है। उनके जेनरेशन जो है सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इस पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए टाटा स्टील का योगदान बहुत ही सराहनीय है। परंतु अभी यह देखा जा रहा है, अभी हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती संस्थान कदमा और स्वर्ण बनिक समाज के जो ज़मीन अलॉटेड ज़मीनें हैं, उसके बाहर जो सड़क है, जो कॉमन सड़क है, जो लगभग 100 सालों से चली आ रही है, उसको टाटा स्टील अपने कॉलोनी के अंदर अतिक्रमण करना चाह रहा है। और उसको अतिक्रमण करना तो ठीक है, अपने जगह वो उसको अतिक्रमण तो कर रहा है। ये हम लोगों के जो स्वामी सहजानंद सरस्वती समाज को आवंटित ज़मीन है और जो स्वर्ण बनिक समाज को आवंटित ज़मीन है, उस ज़मीन में वो सड़क का निर्माण करना चाह रहा है। मतलब समाज के ज़मीन का अतिक्रमण वो सड़क बना कर करना चाह रहा है, और बाहरी जो सड़क है, जो कॉमन सड़क है, उसको वो अपने बाउंड्री के अंदर वो कब्जा करना चाह रहा है। तो इस तरह का कृत्य बड़ा ही दुखद है, और इनके जो अपने जो इनका जो पुराना जो कृत्य है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। टाटा स्टील अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती है, और मैं इस बात की बहुत तीव्र भर्त्सना करता हूं कि इनके बाउंसरों ने जा कर के वहाँ पर ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया और वहाँ समाज के जो भी पदाधिकारी थे उन लोगों को मारने पीटने का काम शुरू किया। तो ये जो है बड़ा दुखद है, और मैं निश्चित रूप से अब इसलिए हम लोग ज्ञापन यहाँ देने आए हैं, और ज्ञापन दे करके अभी जो है इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है, और उसमें जो भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसमें जो राजन सिंह नाम का व्यक्ति था, जिसको का कोई है मुझे नहीं पता है, मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, चूँकि मैं लेट से पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने बताया कि पूरी तरह से गुंडागर्दी में राजन सिंह उतरे हुए थे और बार बार ये कह रहे थे कि धनंजय मिश्रा जी का आदेश है। तो इस तरह का मैं उम्मीद करता हूँ, खुद धनंजय मिश्रा जी भी वैसे व्यक्तित्व तो नहीं है कि जो इस तरह का काम का आदेश देंगे, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने आदेश अगर दिया होगा तो बहुत ही दुखद बात है। ऐसा जाने दूँगा।
दिनांक 15/7/23 को यहाँ सोनारी कुटाडी में एक फायरिंग की घटना घटी थी। उसी घटना का अनुसंधान चल रहा था और अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी सोनारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें सब इंस्पेक्टर सब लोग थे यहाँ। उसमें अनुसंधान के क्रम में छापामारी के दौरान कल एक गुप्त सूचना मिला कि दो मोहानी के पास में कुछ अपराध कर्मी जो हैं वो एकत्र हुए हैं हरबे हथियार के साथ में, एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ में है और वो लोग इस क्षेत्र में कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाले हैं और कोई लूटपाट की घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर जो छापामारी दल की वहाँ दो मोहानी पहुँची जहाँ पर सूचना था, वहाँ जैसे रेड छापामारी किया गया वहाँ कुछ लड़के बाहर बैठे हुए थे, कुछ गाड़ी पर ही थे। तो उसमें 5 लड़कों को अपराध कर्मियों को पकड़ा गया जिसके पास से एक पिस्तौल, 2 तलवार और मोबाइल और जिंदा कारतूस इत्यादि बरामद की गई। और उसमें से स्कॉर्पियो के साथ में 4-5-6 अज्ञात लोग जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए। उसमें उसी क्रम में पूछताछ में पता चला कि जो 5 जो पकड़े गए तो उसमें एक लड़का सुमित गुराई जो है वही उस दिन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। और ये लोग सभी व्यक्ति उस दिन भी एकत्र हुए थे कोई बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए और आपसी कुछ बात हुआ था जिस कारण से कल्लू जो है सुमित यादव और कल्लू उस पर फायरिंग का घटना को वो उसी हथियार के साथ में ला करके अंजाम दिया था उसमें। तो वो उस दिन का घटना में सुमित और उसके साथ में बाकी लोग भी जो वहाँ इन्वॉल्व वहाँ थे वहाँ मौजूद थे। उस बिंदु पर अनुसंधान चल रहा है और उस घटना में जिसकी संलिप्तता होगी उसको उस कांड में रिमांड किया जाएगा। और इसमें जो है एक अलग से डकैती का योजना बनाकर गंभीर अपराध को घटना को अंजाम देने का उद्देश्य एकत्र करने के लिए से यहाँ पर एक सभी 5 पकड़े गए और अन्य फरार अपराध कर्मियों के विरुद्ध में एक कांड दर्ज किया गया।